नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। नावल इश्क मासूम है जिसकी राइटर है तानिया ताहिर। उसकी ये दूसरी एपिसोड है, तो आइए बगैर किसी देर के इस नावल को स्टार्ट करते हैं। ज़ार की आंख खुली तो ऐना को पास मौजूद पाया। वो झटके से उठ बैठा। ऐना का सर उसके सीने पर था। ज़ार के उठने पर एकदम वो भी जाग गई और ज़ार की तरफ देखकर वो एकदम घबराई। फिर इधर उधर देखा और फिर बेडशीट को खुद पर खींचकर वो परेशानी से रोने लगी थी। बंद करो ये रोना धोना और जाओ अपने कमरे में, वो तड़क कर बोला, जैसे उसे कोई गर्ज नहीं जो कुछ वो कर रहा है। ऐना ने ज़ार की तरफ देखा, वो जो इस वक्त ज़ार के किए गए हर अमल की गोया थी। उसका चेहरा, उसकी गर्दन। ऐना ने आंसू साफ किए। ज़ार ने साइड ड्रा से सिगरेट निकाला और सिगरेट सुलगा कर वो उठकर बालकनी में चला गया। शायद इतना एहसान कर दिया था उस पर। दिन के उजाले फटने को बेताब थे। ऐना खुद को समेटती वहाँ से चली गई, मगर जाने से पहले उसने एक नज़र ज़ार के पुष्ट पर डाली थी। सिगरेट के धुएं उड़ाता वो लापरवाही के इंतहा पर था। ऐना उसकी मोहब्बत चाहत की आदी थी। ये सब क्या हो गया था? एक सिसकी सी उसने भरी और वो भाग निकल गई, जबकि ज़ार शाह ने उस सिसकी को बाखूबी सुना था। सिगरेट को उसने गुस्से से लॉन में फेंक दिया, जबकि अपने बाल मुट्ठियों में जकड़ लिया। उसे किसी तौर सुकून नहीं था। आलिया ने अंश शाह को ज़ार की सारी बदतमीज़ी बता दी थी और अंश शाह को ज़ार पर काफ़ी गुस्सा भी था। ज़ार से आलिया को कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं थी, मगर फिर भी वो ज़ार की कल रात की गई हरकत पर बुरी तरह भड़की हुई थी। अंश शाह ने उन्हें तो चुप कर दिया कि वो खुद उससे बात करेंगे। वो ना रोए, जबकि वो आलिया के उठने से पहले ही अफ़ीन के पास आ गए। उन्होंने दरवाज़ा खोला। वो जाग ही रही थी, शायद बाहर ही निकल रही थी। अंश शाह को देखकर रुक गई। खैरियत? वो बोली, तुम्हारे साथ मैंने एक वक्त गुजारा है और मैं जानता हूँ कि ये सब तुम मुझसे नहीं करा रही, मगर तुम उसे ये तमीज़ दे सकती हो कि वो घर का माहौल ना ख़राब करे। और जिस तरह ऐना और सदाम ने इस रिश्ते को कबूल किया है, वो खुद भी इस रिश्ते को कबूल करे। वो सख्त लहजे में बोल रहे थे। अफ़ीन ने उनकी मुकम्मल बात सुनी और उनके जानिब देखा। वो अंश शाह ही है। बस इतने से जवाब में शायद वो अंश शाह को सारे जवाब दे गई थी। वो उनकी बात का जवाब न दे सके, जबकि अफ़ीन कमरे से बाहर निकल गई। अंश शाह वहीं उनके दो लफ्ज़ी मुख्तसर जवाब पर ठहर गए। अफ़ीन जबकि बाहर आई और आज उन्होंने ज़ार के लिए खुद नाश्ता बनाया। उसने उनकी बात मानी थी। वो मुतमईन थी, बस वो चाहती थी किसी तरह ज़ार ऑफिस जाने लगे। अंश शाह उनके पास किचन में आ गए। ये तंज करने का मकसद जब इजाज़त खुद दी थी तो वो बोले, मेरी मजाल आप पर कभी तंज करने की नहीं हुई। आपको गलत महसूस हुआ है, मैंने आपको इत्तला दी थी बस। वो पराठा बनाते हुए अंश शाह तेज़ी से उसके हाथों की हरकत देख रहे थे। मैं बाखूबी जानता हूँ वो तुम्हारी करनी कितनी बात मानता है, तो उसे समझा दो कि आलिया को कबूल करे, कि उससे बदतमीज़ी ना करे। वो बोले तो अफ़ीन ने उनकी तरफ देखा। क्या आप खाएंगे? उन्हें इल्म था अंश शाह उनके हाथ के पराठे शौक़ से खाते थे। अंश शाह खामोश खड़े रहे। मेरी बात का जवाब नहीं है, वो बोले। समझा दूंगी। समझ अब भी जाता है, अगर प्यार से समझाएंगे तो शायद समझ जाए। वो दूसरा पराठा तवे पर डालती बोली, और तुम्हें लगता है अंश शाह ने अपने बाप की सुनी थी सिवाय अपनी माँ के? वो बर्जास्ता तंज खुद भी कर गए। अफ़ीन खामोश रह गई। तो इस रस्म को तोड़ दें। अंश शाह ने कुछ अच्छा भी नहीं किया। वो उनके लिए नाश्ता तैयार कर चुकी थी। अंश शाह टेबल पर जाकर बैठ गए। अफ़ीन ने उनके आगे नाश्ता रखा तो वो खाने लगे। अफ़ीन अलबत्ता उनके लिए दूध का गिलास रख रही थी, तभी ज़ार आया और खुशगवार हैरत से माँ बाप को देखकर वहीं रुक गया। उसने एक नज़र अपनी माँ को देखा। वो कितनी पुरसुकून लग रही थी, अंश शाह के इर्द गिर्द काम करती हो। जब चेहरे पर खुशी तो नहीं थी, मगर वो बेचैनी भी नहीं थी। ज़ार उन दोनों के करीब आया और चेयर खींचकर बैठ गया। हेलो डैड, वो मुस्कुराकर बोला। अंश शाह ने चौंक कर देखा। हाय मॉम, वो बोला तो अफ़ीन ने नफ़ी की। सलाम किया करें, वो बोला और उसके आगे पराठा रख दिया। अंश शाह ने उसके चेहरे पर इत्मीनान देखा। वो उनकी औलाद थी, वो उसके लिए बुरा नहीं चाहते थे, मगर आलिया उनकी मोहब्बत थी।
आज आप ऑफिस जाएंगे? अफीन ने उसके घने बालों में हाथ फेरा। डेफिनेटली, अगर कोई हमारा एहसास करेगा तो मैं भी उसका एहसास करूँगा। ज़ार ना चाहते हुए भी अंशाह को देखता तंज कर गया। मुझ पर तंज बरसाने की और मेरी बराबरी की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। आलिया के साथ आज के बाद बदतमीज़ी नहीं करना। वो बड़ी हैं तुमसे और ये घर उनका भी है। क्या उस औरत की मौजूदगी की हम तीनों में ज़रूरत है? क्या आपको लगता है वो औरत हम लोगों में होनी चाहिए और कुछ अधूरा है उसके बिना? वो बोला तो लहजा खुद ब खुद सख्त हो गया। अफीन ये जंग इस वक्त नहीं चाहती थी। ज़हर का हाथ थामकर उसे रोकने लगी। माँ, मैं इनसे जवाब चाहता हूँ। ज़हर को उनका रोकना अच्छा नहीं लगा। जिस दिन तुम्हें मोहब्बत होगी और वो तुम्हें मिलेगी नहीं, उस दिन तुमसे ये सवाल करूँगा। मेरी माँ के आगे मेरी मोहब्बत जूते की नोक पर उसने जताती नज़रें उठाई। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। ये मेरी अपनी मर्ज़ी थी, मेरी बीवी की इजाज़त थी और मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में किए गए किसी फ़ैसले का जवाब दे नहीं हूँ। तो डैड, मुझसे भी ऐसी ही उम्मीद रखिएगा। तुम मुझे गुस्सा ना दिलवाओ तो बेहतर है, वो उंगली उठाकर बोले। अपनी नई बीवी के दिल में चैन डालें, वो तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं मेरे साथ। माँ के ज़ार, वो भड़के। ज़ार, नाश्ता कर लो चुपचाप, अफीन बोली, जबकि दोनों बाप बेटे एक दूसरे को खा जाने वाली नज़रों से देखने लगे। आप यहाँ बैठिए इनके साथ, मुझे आप दोनों को इकट्ठा देखना है, वो बोला तो अफीन ने हैरानगी से उसकी तरफ देखा, जबकि ज़ार ने ज़बरदस्ती उसे अंशाह के साथ बिठा दिया। अंशाह के अंदाज में कोई फ़र्क नहीं आया, जैसे ये कोई बड़ी बात ना हो। वो चुपचाप नाश्ता करते रहे। ज़ार मुतमईन सा हो गया। नाश्ता करो, अफीन उठना चाहती थी। अंशाह ने खुद ही उसे उठ बैठने का कहते नाश्ते की तरफ मतवज्जे किया कि इस वक्त उस दिमाग ख़राब के दिमाग में कोई तो तसल्ली पैदा हो। ज़ाहर वाकई खुश दिखाई दे रहा था। अफीन अंशाह के साथ नाश्ता कर रही थी। ज़ाहर उन दोनों के सामने बैठा था, जबकि आलिया ये मंजर कमरे के दरवाजे में खड़ी बेयकीनी से देख रही थी। हाँ, पहले उन्हें अफीन से कोई मसला नहीं था, मगर अब उनके दिल में जेलसी उठ चुकी थी, क्योंकि अफीन अंशाह के साथ उन्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। वो दोबारा कमरे में चली गई। ये अलग बात थी कि उनकी आंखें उस जेलसी से भीगने लगी थी। ये उम्र तो नहीं थी जेलसी की, मगर फिर भी वो जल चली थी। दूसरी तरफ सदाम और नताशा भी टेबल पर आ चुके थे। सदाम ने सलाम किया सबको, जबकि नताशा तो मुंह पर हाथ रख के अफीन और अंशाह को देख रही थी। सदाम को अलबत्ता फ़र्क नहीं पड़ा था, क्योंकि अफीन भी अंशाह की बीवी ही थी। वो खामोशी से ज़ार के साथ बैठ गया, जबकि उसके बैठते ही ज़ार उठ गया। ओके, मैं ऑफ़िस के लिए रेडी होकर आता हूँ और आप अच्छे से नाश्ता कीजिएगा, उसने माँ को प्यार से कहा तो वो मुस्कुरा दी। ज़ार के जाते ही फ़ौरन उठी और किचन में चली गई। बहुत बदतमीज़ है ये, तुम फील मत करना, वो बोले तो सदाम मुस्कुराया। इट्स ओके। वैसे गुड टू सी यू बोथ, सदाम ने कहा तो अंशाह ने कोई जवाब नहीं दिया। तुम्हारी माँ नहीं आई अब तक, मैं लाता हूँ उसे, वो कहकर चले गए, जबकि सदाम का शोर बहुत दिल था आज पराठा खाने का। नताशा, मुझे पराठा बना दो। मैं? नताशा चीखी। सदाम हंस दिया। अब मेरी बीवी भी तुम ही हो, वो बोला तो नताशा के दिमाग में एक बात आई। उसने सदाम से पूछना ज़रूरी समझा, अगर तुम्हारी 2 बीवियाँ होती तो तुम किसके हक़ में होते सदाम? नताशा के सवाल पर वो खुलकर हंसा। तुम्हारे, उसने उसका गाल छुआ तो नताशा की खुशी का ठिकाना ना रहा। ओके, मैं मेड से बनवा देती हूँ वो तुम्हें पराठा। नहीं यार, तुम खुद बना दो, सदाम ज़रा उलझकर बोला। हनी, मुझे पराठा बनाना कब आता है? नताशा खिलखिलाई। सदाम ने अफसोस से उसकी जानिब देखा। तो मेरे लिए सीख लो। अरे, वो हंसती, मेरे नेल्स ख़राब हो जाएंगे और वैसे भी ये देहाती लड़कियों के काम है, मैं ऐसे काम नहीं करती, मगर तुम्हें पसंद है तो बनवा देती हूँ, वो कहकर चली गई। जबकि सदाम गहरा सांस भरकर ऐना के बारे में सोचने लगा। वो रात भी उसे दिखी नहीं थी। वो उसका मुंतज़िर था कि वो रूम से आ जाए, क्योंकि उसके कॉलेज का वक्त भी हो चुका था। अंशाह की किसी बात का जवाब आलिया के पास में था। क्या हुआ? वो बोले तो आलिया ने उनका हाथ अपने बाजू पर से हटाया। अपनी पहली बीवी के पास जाइए, वो चिढ़कर बोली। अंशाह का कहका उभरा। हंसने की बात है ये? आलिया बुरा मनाते बोली। यार, इट्स कॉमन, ऑफ कोर्स वो मेरी बीवी है, मगर तुम मोहब्बत हो, उन्होंने कहा। हाँ, ये बात उनके सामने तो आप कभी नहीं कहेंगे, वो बोली तो अंशाह ने शाने अचकाए। सबके सामने कहने में क्या हर्ज है, मैंने चोरी तो नहीं की।
ज़ार उनसे ऑफिस में अपने रूम की चाबी लेने आया था। आलिया की बातें सुनकर उसे लगा आग उसके कदमों में लगी और सर पर भी बुझने लगी थी। आलिया मुस्कुरा दी। मोहन करीब ये इतराफ़ अफीन और ज़ार दोनों के सामने कराने वाली थी। ज़ार की गई बेइज्जती का एहसास ज़रा कम होता। अंश, शाह, सदाम और ज़ार तीनों ही ऑफिस चले गए थे, जबकि नताशा ने आज भी ऐना का दरवाज़ा पीट डाला था। अब तो वो लड़की उसे मशकूक लगने लगी थी। हर वक्त दरवाज़ा बंद किए पड़ी रहती थी, मगर ऐना कुछ देर में ही बाहर आ गई। उसकी आंखें ज़रा सूजी हुई थी। तभी नताशा ने उसे पकड़ लिया। क्या मसला है तुम्हारे साथ? हर वक्त कमरे को ताला चढ़ाकर क्यों रखती हो? उसने गुस्से से पूछा। आलिया भी पीछे आ गई। अफीन अपने रूम में थी। ठीक पूछ रही है वो तुमसे। तुम्हारा रूम कल भी लॉक था, कल भी कॉलेज नहीं गई। चलो बुखार था तुम्हें, मगर अब क्या इशू था बेटा? पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दी है? आलिया के गुस्से करने पर ऐना परेशानी से नज़रें झुका गई। इसके पास जवाब नहीं था कोई सवाए इस बात के कि सॉरी मम्मा, नेक्स्ट टाइम मैं ख्याल रखूँगी, आइंदा छुट्टी नहीं करूँगी। वो बोली तो आलिया ने ज़रा घूर कर उसे नाश्ता करने का कहा। वो नाश्ता करने टेबल पर बैठ गई। वो नाश्ते से ज़्यादा अपने होंठों को काट रही थी कि कहीं वो उसे नोटिस न कर ले, और अगर ऐसा हो गया तो शायद वो जान से मार देंगी उसको। वो उसे प्यार करती थी, मगर सख्ती भी बहुत करती थी। ऐना ने नाश्ता किया और अपनी जगह से उठी। यहीं बैठो, एक बात करनी है मुझे तुमसे, आलिया बोली। ऐना के रंग फक हो गया। वो बैठ गई, बेचैनी से पहलू बदलने लगी। नाहिद असफर के लिए तुम्हारा हाथ मांगने आना चाहती है। नाहिद आंटी को तो तुम जानती हो ना? आलिया ने उसकी तरफ देखा। उसने गायब दिमागी से इस बात में सर हिला दिया। दिमाग में एकदम झटका लगा था। अब ये कौन सा नया इम्तिहान आ गया था? हाँ, तो असफर का भी पता है तुम्हें? वो आना चाहती थी। पहले सोच रही थी सदाम और अन से बात करूं, लेकिन फिर तुमसे पहले पूछ लिया। तुम्हें इस रिश्ते पर कोई एतराज़ तो नहीं? वो बोली तो ऐना सर झुका गई। उसकी आंखों से आंसू टूट टूट कर गिरने को बेताब थे, मगर वो रो नहीं पा रही थी। वो उन्हें कैसे कहती कि वो निकाह कर चुकी है। हाँ, वो उसे जान से मार देती। वो इनकार करना चाहती थी, लेकिन इनकार की वजह क्या हो सकती थी? इनकार की कोई वजह नहीं थी। मम्मा, मैं अभी मैं पढ़ रही हूँ, ऐना बोली। नताशा उसे अपनी तेज़ नज़रों के आसार में लिए हुए थी। उसे ऐना की हरकत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। हाँ, तो कौन सा कल तुम्हारी शादी कर रही हूँ, बस अभी मंगनी की रस्म हो जाती है, फिर 2 साल तक शादी कर लेंगे। वो अब कदरे नरमी से बोली। उन्होंने बताया तो वो चुप हो गई। अगर वो ज़ार का नाम लेती तो उसकी माँ क्या रिएक्शन देती? वो समझ नहीं पा रही थी आखिर किस तरह ये बात रोके। मम्मा प्लीज़, कुछ टाइम बाद कर लेंगे मंगनी, वो अब आजिज़ी से बोली। आलिया को हैरानगी हुई। वो रो देने को क्यों थी? तुम मेरे गुस्सा करने पर ऐसी हो रही हो? वो पूछने लगी। ऐना की आंखों से आंसू गिरने लगे और वो नफ़ी में सर हिला गई। फिर किस बात पर रोना आ रहा है? उसके पास आकर बैठ गई। मम्मा, मुझे डर लगता है, वो बोली और आंसू साफ किए। तो आलिया मुस्कुरा दी। वो उस पर सख्ती करती थी तो वो अक्सर ऐसी ही हो जाती थी। अब तुम बड़ी हो गई हो ऐना, इसमें डरने वाली तो कोई बात नहीं। वो मुस्कुराई तो नताशा उस ड्रामे को मज़ीद देखे बिना उठ गई। उसे कुछ देर तक अपनी माँ के घर जाना था। तभी ऐना और आलिया अभी बातें कर रहे थे कि नताशा आ गई। मैं मम्मा के यहाँ जा रही हूँ, उसने कहा तो आलिया ने सर हिला दिया और नताशा चली गई। जबकि आलिया ने ऐना को बात के इख्तिताम पर यह कह दिया था कि कल परसों तक असफर और नाहिद आएंगे, तो वो रेडी रहे। अभी सिर्फ मंगनी की रस्म ही होगी। और ऐना चाह कर भी इनकार नहीं कर पाई, क्योंकि उसके पास कोई इनकार की वजह थी ही नहीं। वो आलिया की बातें गायब दिमागी से सुनती रही, जो उसे असफर के बारे में बता रही थी। असफर को वो तो जानती थी, मगर ज़ार नहीं। ना ही असफर का कभी कोई जिक्र किया था उसने ज़ार से। न जाने वो इस खबर पर कैसा रवैया देगा। वो बेहद परेशान हो गई थी। शायद ज़िंदगी में से सुकून ही नहीं रहा था। और वो ज़ार, आलिया बातें करते करते ज़ार तक पहुंच गई थी। ऐना उस नाम पर चौंक कर अपनी माँ को देखने लगी। किस कदर बदतमीज़ है, मुंह फट है। तुम देखना, उसको तो उसी के बाप से सीधा करवा दूंगी मैं। आलिया ने सर झटका। मम्मा, हमारा मसला तो नहीं, अंकल उनके रियल बाबा हैं। ऐना ने ज़रा सी कोशिश की थी माँ को समझाने की। मैंने कब मना किया है? वो उसका असल बाप नहीं, मगर तुमने देखा कैसे तुम्हारी माँ की इज्जत अफजाई करके गया था, और सुबह जानबूझकर मुझे दिखाने के लिए अफीन और अंश को साथ बिठाकर नाश्ता कराया उसने। तुम्हें नज़र नहीं आया मेरी अहमियत कम करना चाहता है? और अगर वो ऐसी कोशिश करेगा तो फिर मैं हाथ पर हाथ धरे अपनी बेइज्जती सुनती रहूं?
एक बात तुम याद रखना है ना, तुम्हारी माँ ने कभी अपनी इज्जत पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया। वो गुस्से से बोली। ऐना जानती थी उसकी माँ के नज़दीक उसकी इज्जत कितनी अहम है। वो खामोश हो गई क्योंकि उसका कुछ कहना किसी को भी उसकी तरफ मुतवज्जे कर सकता था। ऐना कुछ देर वहीं बैठी रही और आलिया खुद ही थक कर उठ कर चली गई। जबकि ऐना अपने रूम में आ गई, उसे बहुत अजीब लग रहा था। सब ठीक ही तो था। अगर ज़ार अंश शाह का बेटा ना होता तो वो आज अपनी माँ से कह देती कि वो किसी और को पसंद करती है और उसी से शादी करना चाहती है। उसका सर दर्द कर रहा था इन सब बातों को सोचकर। तभी वो लेट गई और आंखें बंद कर ली। जल्दी उसको नींद ने अपने आगोश में भर लिया था। समझ नहीं आ रहा था मोहब्बत को देखे या माँ के फैसले को। सदाम ज़ार के आने के बाद खुद ही हर चीज़ से पीछे हट गया था और ये एक तरह अच्छा भी नहीं था। पहले उनके घर में वो रहने लगे थे और फिर उसके बिजनेस पर वो हक जमाता, ये कुछ ठीक नहीं था। वो अपने कैबिन में बैठा अपने काम की फाइल देख रहा था। सुबह से ज़ार को भी काम करता देख रहा था। ज़ार का अलग ही अंदाज था, उसने एकदम ही सारा काम संभाल लिया था। सदाम को अच्छा लगा था उसका अंदाज़ कि वो हर काम में खरा था। अलबत्ता वो सदाम के साथ रवैया अच्छा नहीं रखता था, ना ही वो बोला था। मगर अंशा से बात करता हुआ, ऑफिस में वर्क करता हुआ वो दर हकीकत वहाँ का मालिक ही लग रहा था। सदाम अपनी फाइल्स बंद करके अपने मैनेजर को कॉल करने लगा। उसकी एक छोटी सी कंपनी थी और कुदरत ने उसको एक बड़े सारे ऑफिस का मालिक बना दिया था। अगर वो लालची नहीं था तभी अपने काम से काम रखा था। उसने अंश शाह की लाख कहने के बावजूद उसने ज़ार की जगह नहीं ली थी। वो एक पल के लिए अपनी ज़िंदगी को सोचने लगा। नताशा ने उसे औलाद नहीं दी थी और बच्चे उसे बहुत पसंद थे। नताशा से मोहब्बत की वजह से कभी वो इस बात का इजहार नहीं कर सका कि उसे औलाद की ज़रूरत है। मगर कब तक वो सिर्फ नताशा के बैकग्राउंड की वजह से खामोश रहेगा। नताशा का बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग था और उसे लगता था कि सदाम उसके पैसे की वजह से कभी मुंह नहीं खोलेगा। मगर औलाद वो कमी थी जिसको नताशा पूरा नहीं कर पा रही थी और हर गुजरते वक्त के साथ उसे और भी शिद्दत से इस कमी का एहसास होता था। नताशा अपने घर में दाखिल हुई और सोफे पर ढेर हो गई। उसकी माँ पार्टी में जाने के लिए रेडी थी। उसे देखकर लिविंग रूम में आ गई। दोनों माँ बेटी बहुत फॉर्मल अंदाज में एक दूसरे से मिली। और कैसी हो, कैसे आना हुआ, वो उससे पूछने लगी। कुछ नहीं, बस घर पर बोर हो रही थी तो यहाँ आ गई। नताशा ने शाने झुकाए। कब तक यूँ फिरती रहोगी, तुम्हें औलाद की ज़रूरत है नताशा, उसकी माँ ने कहा तो वो उन्हें देखने लगी। कहाँ से लाऊं मैं, रिपोर्ट के बारे में आप जानती हैं, फिर भी ऐसी बातें कर रही हैं, वो गुस्से से बोली। तुम नहायत बेवकूफ़ हो और बेवकूफ़ ही रहोगी। अल्लाह अल्लाह करके तो मेरी फ़िक्र ख़त्म हुई है जब तुम्हारी उस बूढ़ी सास ने अंशा से शादी की है। चलो तुम्हारा बैकग्राउंड तो मजबूत हुआ, अंशा का बेटा जिंदा है अभी, और वो भी ऐसा अड़ियल है कि जो आप सोचे बैठी हैं वैसा कुछ नहीं होगा। एक वो घर ही है सदाम के नाम और छोटी सी कंपनी, वो बोली और सर झटका। तुम तो हो ही बेवकूफ़। अंशा जब तक तुम्हारी सास का आशिक रहेगा तब तक तो तुम लोगों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कितने आराम से तुम अंशा की प्रॉपर्टी अपने नाम उतरवा सकती हो, मगर ये तब होगा जब तुम्हारे यहाँ औलाद होगी या सदाम की औलाद होगी। क्या मतलब आपकी इस बात का, सदाम की औलाद? वो ज़रा घूर कर उन्हें देखने लगी जबकि उन्होंने नफ़ी में सर हिलाया। तुम्हें 1000 बार कहा है किसी गरीब गुरबा को पकड़कर सदाम की शादी करा दो, बच्चे लो और उसे हक करा कर बच्चों की माँ बनो और स्ट्रांग हो घर में। वो बोली तो नताशा ने ताली बजाई। बहुत आला, एक मेरा शौहर है और आप उसको बांटने की बात कर रही हैं। मैं सदाम से बहुत मोहब्बत करती हूँ और वो भी मुझसे, सवाल ही पैदा नहीं होगा मैं किसी और से उसकी शादी होने दूँ। वो भड़की। मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती, फिर बैठो यूं ही अकेली, मैं जा रही हूँ। आज अगर बच्चे होते तो रोज़ मुंह उठाकर ना इधर उधर निकल जाती। माँ समझा रही है मगर अभी तो मोहब्बत का भूत सवार है। जब उम्र थोड़ी सी बढ़ेगी तो ये मोहब्बत का बुखार उतर जाएगा और तब तुम्हें पता चलेगा औलाद कितनी ज़रूरी है। वो गुस्से से भड़कती कह कर वहाँ से चली गई जबकि नताशा ने गुस्से से वास उठाकर फेंक दिया। शादी से पहले से ही वो बच्चों से नफरत करती थी मगर उसे ये पता नहीं था कि उसके ही बच्चे ना हुए तो उसको क्या कुछ सुनना पड़ेगा और बच्चे कितने अहम बन जाएंगे। वो खुद ही कुछ देर में उठकर वहाँ से निकलकर दोबारा घर आ गई थी। रात वो तीनों साथ ही वापस लौटे थे।
ज़ार अलग गाड़ी में था, जबकि सदाम और अंशाह एक साथ। ज़ार ने अपनी गाड़ी रोकी और वो गाड़ी की चाबी ड्राइवर की तरफ उछाल कर अंदर चला गया, जबकि अंशाह बस उसे घूर कर रह गए। इस लड़के को कितनी बार समझाया गाड़ी खुद पार किया करो, मगर नहीं, समझ कुछ नहीं आती इसको। अंशाह बुड़बड़ाए तो सदाम मुस्कुरा दिया। मैंने आपसे बात करनी थी, उसे ये मौका ठीक लगा था। अंशाह ने उसकी तरफ देखा। एक्चुअली मैं अब अपने बिजनेस पर फोकस करना चाहता हूँ, तो ज़ार आने लगा है तो मैं अपनी कंपनी पर फोकस करूँगा। वो कंपनी छोटी है, ये बड़ी मेरे बाप की है और मुझे इसे ही चलाना है। आपके इसरार पर पहले भी मैंने आपकी कंपनी ज्वाइन की थी, तो अब मैं वहाँ नहीं आना चाहता, सदाम बोला तो अंशाह खामोश हो गए। हनीन की कंपनी एक डूबी हुई कंपनी है। तुम कोशिश करो कि इस सिस्टम को बंद कर दो और मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ। अंशाह की बात पर पहली बार सदाम ने उन्हें सर्द नज़रों से देखा था। हनीन खान की कंपनी छोटी थी या बड़ी, उनका नाम चलाने के लिए उनका बेटा है, उसने कहा तो अंशाह खामोश हो गए और सदाम गाड़ी से बाहर निकल गया। दूसरी तरफ से अंशाह भी निकल गए। दोनों अंदर आए तो आलिया खड़ी थी। वो रोज़ उनका वेलकम करती थी। अभी ज़ार गुजर कर गया था तब वो यहाँ नहीं थी। उन्होंने पहले बेटे को प्यार किया और फिर अंशाह को सलाम। खाना आज मैंने रेडी किया है, आ जाएं आप लोग जल्दी फ्रेश होकर, वो बोली तो अंशाह और सदाम सर हिलाकर चले गए। दूसरी तरफ आलिया और ऐना ने मिलकर टेबल लगाई। कुछ ही देर में सब फ्रेश होकर आ गए, जबकि उनके बीच अफीन और ज़ार नहीं थे। अंशाह ने मेड को पुकारा, ज़ार और अफीन को बुलाओ। वो बोले तो आलिया को न जाने क्यों अच्छा नहीं लगा। अब अफीन इतनी भी अहम नहीं थी कि उसे याद किया जाता। मुलाजमत चली गई तो ज़ार जो अपनी माँ के पास बैठा था उनसे बातें कर रहा था। इस बुलावे पर खुश हुआ था और सुबह नाश्ते का मंजर याद आया। तभी वो मुंह धोकर बाल पीछे करता, ब्लैक शर्ट के कफ कोहनियों तक फोल्ड किए बाहर निकला। पीछे अफीन भी थी तो उनकी फैमिली को टेबल पर जमा देखकर उसका हलक तक कड़वा हो गया। वो अंशाह के ऐन सामने वाली चेयर पर बैठ गया, जो कि सरबराही कुर्सी थी। सब खामोशी से खाना खा रहे थे। अफीन ज़ार के पास बैठी थी। ज़ार बेहद संजीदा था, सिर्फ अपनी माँ की वजह से, वरना वो यहाँ कभी किसी सूरत न बैठता। ऐना उसे चोर नज़रों से देख रही थी। आज तो पूरे दिन बाद देखा था, वरना मुख्तलिफ औकात में नज़रों का तसादुम हो जाता था। ज़ार तो उससे बिल्कुल बेगाना था। ऐना प्लेट में चम्मच यूं ही चला रही थी बिना कुछ खाए। अफीन ने ज़ार के लिए खाना निकाला और ज़ार ने खामोशी से खाना शुरू कर दिया। किसने बनाया ये खाना? पहला लुकमा लेते ही वो प्लेट दूर करता बोला। सबने उसकी तरफ देखा। सकीना, वो चिल्लाया। ज़ार, अफीन ने उसके हाथ पर हाथ रखा। मम्मा, मैं खाने में इतनी मिर्चें नहीं खाता, ये बात सकीना जानती, उसका दिमाग तो नहीं चल गया जो डिब्बे पलट दिए उसने मिर्चों के, वो भड़का। मगर खाने में मिर्चें तो नहीं? ऐना के मुंह से बेसाख्ता निकला था और मुंह से निकलते उसे ज़ार की आंखों में अपनी मौत दिखाई देने लगी। सॉरी, उसने सबके सामने माफ़ी मांग ली। आलिया ने ऐना को घूर कर देखा कि किस बात पर उसने माफ़ी मांगी है। सकीना दौड़कर बाहर आई। वो ज़ार साहब, आज तो तमाम खाना छोटी बेगम ने बनाया है, मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं आपके लिए कुछ बना देती हूँ, वो बोली तो ज़ार प्लेट पीछे करता खड़ा हो गया। एक खाना भी हराम है इस घर में, वो अकड़ कर बोलता जाने लगा। अंशाह उसकी सारी हरकतें देख रहे थे। अफीन शर्मिंदा सी थी। ज़ार स्पाइसी खाना नहीं खाता, बचपन से ही खाना अच्छा बना है, मगर वो चुप हो गई। तो कल से उसके लिए खाना तुम खुद बना लेना। अंशाह भी जानते थे ये बात और ज़ार अक्सर सकीना पर भड़कता था खाने में मिर्चों की वजह से बहुत। तभी अंशाह बोले तो अफीन ने सर हिला दिया। जी ठीक है, वो कहकर खुद भी उठ गई और ज़ार के कमरे की तरफ बढ़ गई, जबकि सकीना ने सारा काम छोड़ा जो आलिया ने उसे कहा था कि वो रोटियां डाल दे और ज़ार के लिए खाना बनाने लगी। आलिया के दिल में और भी जलन उठ गई थी ज़ार के नाम की कि वो ऐसी भी क्या तोप चीज़ है जो उसके हाथ का बना खाना नहीं खा सकता। और अंशाह उसे सपोर्ट कर रहे थे इस मामले में। उसे शदीद गुस्सा आया और ऐना इस बात पर घबरा रही थी कि आगे क्या होगा, उसके मुँह से निकला ही क्यों। ज़ार से बचने के लिए आज उसने सोच लिया था वो रूम में नहीं जाएगी। उसे डर लग रहा था अभी से ही। सकीना ने उसका खाना बना दिया था। ज़ार ने अपने रूम में ही खाना खाया। क्या खाने में मिर्चें ज़्यादा थी? अफीन ने पूछा तो वो नफ़ी में सर हिलाने लगा। इतने जहरीले हाथों ने बनाया था, मैं क्यों खाता, वो बोला तो अफीन ने सर थाम लिया। किसी दिन पिट जाओगे ज़ार अपने बाप से। एवं ही, वो नखवत से बोला। बच्चा नहीं हूँ, उसने कहा तो अफीन ने सर नफ़ी में हिलाया। आपने सुना उस औरत की मीसनी बेटी को? ज़ार ने कर्ज कर कहा।
ऐना की बात कर रहे हो? अफीन उसका कमरा ठीक करती बोली। हाँ जो भी है वो शान ने अचकाकर बोला। अच्छी बच्ची है, डरी सहमी सी रहती है, कभी खुलकर बोलती भी नहीं, अफीन ने कहा तो ज़ार ने माँ की तरफ देखा। इतनी भी अच्छी नहीं है, वो पानी का ग्लास लबों से लगा गया। अब मैंने तुम्हें ये तो नहीं कहा उसे पसंद करो, वो हंस दी। ज़ार कुछ नहीं बोला। आपको उनमें से किसी के फेवर की ज़रूरत नहीं है, वो उठते हुए बोला। अब ऐना के पीछे मत पड़ जाना और ज़्यादा मत सोचो, फ्रेश हो जाओ, अफीन उसके कपड़े अलमारी में लगाती बोली। तो ज़ार एक पल के लिए रुक गया। उसके पीछे पड़ने से तो माँ आप भी नहीं रोक सकती, वो बुड़बुड़ाया और वॉशरूम में चला गया। आलिया का अंदाज अंशा के साथ रूखा रूखा सा था। अंशा ने उनका हाथ पकड़ा। क्या मसला है, ऐसे क्यों परेशान परेशान हो, वो पूछने लगे। अंश, क्या वो खाना अच्छा नहीं था, आलिया ने भीगे लहजे में पूछा। अरे, अंशा हंस दिया और उसके आंसू साफ किए। ऑफ कोर्स अच्छा था, मगर ज़ार बचपन से ही स्पाइसी फूड नहीं खाता, उसे चिढ़ है ज़्यादा मिर्चों वाले खाने से और बहुत हंगामा खड़ा कर देता है अगर उसकी पसंद का खाना ना बने। और वैसे भी तुम्हें क्या ज़रूरत है किसी के लिए मेहनत करो, तुम सिर्फ मेरे लिए बनाओ, ज़ार का खाना उसकी माँ बना लेगी, अंशा ने समझाया। मगर फिर भी इस तरह इंसल्ट कर दी उसने मेरी, वो आंसू साफ करती बोली। अच्छा तो मत, मैं कल पूछता हूँ उससे, वैसे इस लड़के में तहजीब की शदीद कमी है, इस तरह तरबियत की है अफीन ने उसकी, वो बिल्कुल लिहाज नहीं करता, वो बोली। तो अंशा ने गहरा सांस भरा। देखो आलिया, उसके लिए अभी मुश्किल है ये सब बर्दाश्त करना, मेरी तवज्जो का बढ़ जाना, वो सिर्फ ये चाहता है उसका बाप सिर्फ मोहब्बत करे तो उससे, किसी और को ना देखे, उसकी माँ मोहब्बत करे उससे करे, वो हर रिश्ते और जज्बे को लेकर बेहद जज्बाती है। और ये बात अब की नहीं है, तुम्हारे आने के बाद ऐसा हुआ है, मैं जानता हूँ, ये उसकी आदत है, मेरी तवज्जो के बंटने की वजह से वो ऐसा हार्ड रवैया देता है। तुम उससे बात किया करो, बोला करो, आदी हो जाएगा तुम्हारा। ज़ार ना हुआ जानवर हो गया जिसे आदत डालूं मैं अपनी, आलिया ने दिल में सोचा और सर झटका। मुंह से नहीं कहा क्योंकि वो देख सकती थी अंशा को भी ज़ार से मोहब्बत है। अच्छा, मुझे ऐना के बारे में भी बात करनी थी, वो बोली। हाँ बोलो, अंशा की सारी तवज्जो उसकी तरफ थी। मेरी दोस्त नाहिद असफर अपने बेटे के लिए ऐना का रिश्ता मांगने आना चाहती है। वैसे तो मैं जानती हूँ ऐना अभी छोटी है, मगर उसकी बहुत ख्वाहिश है, हर रोज़ फ़ोन करके बहुत फोर्स करती है, तो मैंने भी सोचा चलो मंगनी हो ही जाए, शादी फिर उसकी तालीम मुकम्मल होने के बाद हो जाएगी। आलिया ने बात मुकम्मल की। ऐना बहुत मासूम है, तुम्हें लगता है असफर उसके लायक है, अंशा ने कहा। तो आलिया हंसती। क्यों नहीं, बहुत तहजीब वाला बच्चा है, पढ़ा लिखा है, अच्छी पोस्ट पर है और मुझे तो बहुत पसंद है। आलिया के कहने पर अंशा मुस्कुरा दिया। ठीक है, फिर तुम्हें पसंद है तो कोई मसला नहीं, अंशा की बात पर वो मुस्कुरा दी, जबकि अंशा हंस दिए। चले फिर मैं उसे कल आने का कहती हूँ, डेट वगैरह फाइनल कर लेंगे, आप असफर से मिलेंगे कि, वो बोली। तो अंशा ने सर इस बात में हिलाया और लैपटॉप खोल लिया। आलिया बालकनी में नाहिद से बात करने आई तो सीधा नज़र गेट के पास लॉन की घास पर बैठे ज़ाहर पर गई। वो उस काली रात में अपने 2 कुत्तों से खेल रहा था। दोनों कुत्ते उस पर चढ़ते तो कभी उसको प्यार करते, जबकि वो ब्लैक टी शर्ट और जीन्स में बेहद हैंडसम लग रहा था। उसके हंसने की आवाज़ लॉन में गूंज रही थी। आलिया चल हमें उसे देखती रही और फिर नफरत से सर झटका और झूले पर बैठकर नाहिद को कॉल मिला ली। नताशा बेड पर बैठी थी। उसने फील किया था आजकल सदाम ऑफिस वर्क में ज़्यादा ही बिजी हो गया था, ना उसे टाइम देता था ना ही तवज्जो। सदाम, वो बोली। वो बेड पर लेटी हुई थी जबकि सदाम सोफे पर बैठा वर्क कर रहा था। हाँ बोलो, वो मसरूफ़ सा बोला। क्या तुम्हें मेरे अलावा भी कोई पसंद आ सकती है, उसने ऐसे ही पूछ लिया। सदाम ने उसकी तरफ देखा। मैंने क्या कभी कहा है ऐसा, वो संजीदगी से बोला। वो इस वक्त काफ़ी मसरूफ़ था और यह सवाल उसके नज़दीक बेहद फजूल था। वो मोहब्बत करता था उससे, दैट्स इट। नहीं, मैंने वैसे ही पूछ लिया। तुम अंशा के बिजनेस में अच्छे से इन्वॉल्व हो रहे हो, वैसे ये हमारे हक में अच्छा है। नताशा मुस्कुरा दी। दिमाग ठीक है तुम्हारा, मैं दोबारा से अपनी कंपनी ज्वाइन कर चुका हूँ, सदाम ने उसे इतला दी। व्हाट? नताशा तो हैरान रह गई। यस, सदाम थका थका सा सोफे की पुश्त से टेक लगा गया। तुम पागल हो, जहाज़ को छोड़कर तुम दोबारा से एक छोटी कश्ती में सवार हो गए हो,
नताशा तल्खी से बोली, जबकि सदाम को उसका रवैया बुरा लगा। तुम कैसे बात कर रही हो? वो तेवरी चढ़ाकर बोला तो नताशा सटपटाई। सॉरी सॉरी हनी, बट मैं हैरान हूँ। हमारे पास अंशा की कंपनी को अपने नाम कराने का अच्छा मौका था। नताशा सीरियसली, मुझे अब हैरानगी हो रही है। सदाम को गुस्सा आया। मैंने एक दिन भी ऐसा नहीं सोचा, और तुम क्या कुछ सोचे हुए हो? वो भड़का। तुम मुझ पर गुस्सा कर रहे हो सदाम। नताशा को भी गुस्सा आया। तो और क्या करूं? तुमने अपनी बकवास सुनी है। मैं खुश हूं इसमें जो मेरे पास है, वो बोला और दोबारा लैपटॉप देखने लगा। नताशा तो गुस्से से खौलने लगी। सदाम के गुस्से से वाकिफ थी, तभी ज़्यादा बहस नहीं की। वो कभी कभी ही गुस्सा करता था, मगर जब करता था तो कुछ नहीं देखता था। नताशा तभी हर वक्त स्वीट रहती थी कि वो गुस्सा ना करे। सदाम, तुम्हें औलाद चाहिए? नताशा ने पूछा। तो सदाम ने उसे देखा। तुम खरीद कर लाने वाली हो? सदाम को आज उसकी बातें फजूल लग रही थी। नहीं, खरीदने की किसी बात है। मैं सोच रही हूँ तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूँ, वो बोली। शायद उसे टेस्ट करना चाहती थी कि वो क्या रिएक्शन देता है, मगर सदाम के अंदाज में वही लापरवाही थी। अल्लाह ने मुझे औलाद देनी होगी तो तुमसे ही दे देगा। फालतू बातें कम सोचो और सो जाओ, उसने कहा। तो नताशा खुश हो गई, यानी इतनी अहमियत थी सदाम की उसकी नज़र में। मगर ये तो बहुत गलत हुआ था कि अंशा के बिजनेस से सदाम अलग हो गया था। उसने सोचा सुबह मम्मा उसे इस मौजू पर बात करेगी। वो अपने कुत्तों से खेलकर अपने रूम में जाने लगा कि रुक गया। ऐना का रूम उसके बिल्कुल ऑपोजिट था। उसे कुछ देर पहले की बात याद आई। माथे पर कहीं बल डाले वो उसके कमरे की तरफ बढ़ गया। सदाम का कमरा देखा, दरवाज़ा बंद था। उसने ऐना के कमरे का दरवाज़ा खोलना चाहा, मगर दरवाज़ा लॉक था। यानी अब मुझसे छुपा जा रहा है, उसने सोचा। गोया वो जान गया था वो अपनी बात की वजह से उससे छुप रही है। उसने अपनी पॉकेट में से चाबी निकाली और दरवाज़ा खोल लिया। दरवाज़ा खोलकर वो अंदर आया तो अंदर बिल्कुल अंधेरा था। उसने लाइट्स ऑन करके देखा, मगर यहाँ कोई नहीं था। वो उससे छुप रही थी, डर गई थी। ज़ाहर को गुस्सा आने लगा। हालांकि उसने कहा था वो किसी की हमायत नहीं लेगा, खासकर आलिया की तो कतई नहीं। वो कहाँ हो सकती थी? लॉन से तो वो खुद आ रहा था। हॉल में वो खड़ा था और अंशा के कमरे में इस वक्त वो हो नहीं सकती थी। सदाम का रूम भी लॉक था। वो अंदाजे के मुताबिक टेरिस की जानिब बढ़ने लगा। टेरिस पर मुकम्मल अंधेरा था। ऐना उसके भारी कदमों की आवाज़ पर पहले ही डर कर छुप गई थी, पीछे की तरफ। ज़ाहर समझ गया था वो उधर ही है, क्योंकि उसकी तेज़ी पकड़ती सांसें साफ सुनाई दे रही थी। ज़ाहर ने टेरेस का बल्ब ऑन किया। ऐना ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिए। हम सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा सॉरी हूँ ज़ाहर, वो रोने वाली हो रही थी। तुम्हें सज़ा है, बिना सज़ा दिए माफ़ी नहीं मिलेगी, ज़ाहर सर्द लहजे में बोला। ये अलग बात थी उसकी क्यूटनेस पर, वो उसकी तरफ बिला वजह ही माइल हो रहा था। ऐना ने बेचारगी से देखा। ज़ाहर ने उंगली के इशारे से उसे पास आने को कहा, जबकि वो खुद दीवार को टेक लगा चुका था। तेज़ हवा ठंडी थी। ऐना के बाल उड़कर उसके चेहरे पर आने लगे, जबकि वो मासूमियत से उसकी तरफ बढ़ रही थी। ऐना उसकी नज़दीक से आ गई। तुम मुझसे छुप रही थी। ज़ाहर को इस वक्त उस पर गुस्सा नहीं आ रहा था, न जाने क्यों। तभी उसने ऐना को मसनूही घूरते हुए पूछा। ऐना ने जल्दी से इस बात में सर हिला दिया। क्यों? वो सख्ती से बोला। डर लग रहा था, ऐना झुके झुके सर से बोली। अब कहीं लग रहा है? ज़ाहर ने उसे नज़दीक कर लिया। ऐना की पलकें झुक गई। लग रहा है, मगर वो रुक गई। ज़ाहर का बाजू उसकी कमर में हायल हुआ था। ऐना सटपटाई, शर्म से चेहरा सुर्ख हो गया, मगर वो गमगीन लहजे में बोला और नज़र उसके दुपट्टे के ज़रा से सिरकते हुए अपने दिए के निशान पर गई। ऐना के मामले में वो इस वक्त शिद्दत से बेख्तियार होने लगा था। अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे, वो बोली झिझकते हुए। क्यों? उसने उंगली से उसके बाल कान के पीछे किए। ऐना के दिल धड़क रहा था। दिल की धड़कन की आवाज़ ज़ाहर बाखूबी सुन सकता था। क्योंकि मैं सॉरी हूँ, वो बोली। ज़ाहर ने अचानक उसकी गर्दन जकड़कर उसे दीवार से लगा दिया। ऐना की आंखें फट गई। अब बताओ, क्या लगता है तुम्हें? ज़ाहर उसके बेरुखी से कहने पर ऐना बेबसी से बोली। सख्त नफ़रत है मुझे तुमसे, तो अपने अंदाज की दिल फरेबी से मुझे लुभाने की ज़रूरत नहीं, वो भड़क कर बोला और उसे खुद से दूर धकेला। झूठ, ऐना के मुंह से बेसाख्ता निकला। ऐना थप्पड़ मार दूंगा मैं,
ज़ार का जब जवाब देने लगा। मार दे मगर ये मत कहें। वो सर झुका गई। ज़्यादा नहीं ज़बान चल रही, 2 मिनट में ज़बान बंद करा दूंगा तुम्हारी। वो उसका चेहरा अपनी सख्त उंगलियों में जकड़ता बोला। ऐना उसकी आंखों में देखने लगी। मज़ीद तुम मुझे फ़रेब नहीं दे सकती। एक बार धोखा खा लिया है तुमसे मैंने। वो उन आंखों से निगाहें चुराता गुस्से से बोला। मैंने गलत किया, आपको बताया नहीं। मगर ज़ार आप खुद बताइए, मेरी मोहब्बत झूठी है क्या? वो रोने लगी। हाँ झूठी है, सिर्फ झूठ हो तुम। तुम्हारे साथ मैंने शेयर किया कि मेरा बाप मेरी माँ के साथ क्या करता है और तुम महजूज होती रही। वो दीवार में मुक्का मारता भड़क कर बोला। ऐसा नहीं है, मैं डर जाती थी कि जिस दिन आपको पता लगेगा उस दिन क्या होगा। वो सिसकी। तो क्या हुआ उस दिन? वो उसकी गर्दन फिर से दबा गया। वो कुछ नहीं बोली, सिसकती रही। क्या हुआ ऐना उस दिन? तुम सिर्फ काबिले नफ़रत हो। अगर तुम पहले मुझे आगाह कर देती तो मैं। वो रुक गया। तो आप क्या करते ज़ार? मुझे छोड़ देते? ऐसा ही है कि मैं उसी बात से डरती हूँ कि कहीं आप मुझे छोड़ ना दें। वो उसकी शर्ट को मुट्ठियों में भींचती बोली। मुझसे तुम्हें अगर कोई उम्मीद है तो तुम सरासर बेवकूफ़ लड़की हो। वो तंजिया मुस्कुराया। ऐना आखिरी सांस तक सिर्फ ज़ार की है, मेरी मोहब्बत में खोट नहीं। वो नरमी से बोली, उसकी आंखों में देखने लगी। ज़ार उन आंखों से निगाहें चुराने के बावजूद भी चुरा नहीं पा रहा था। ज़ार ने उसका हाथ जकड़ा और उसे लिए नीचे उतरने लगा। ऐना जानती थी वो उसे अपने रूम में ले जाएगा। ऐना ने अपना हाथ खींच लिया। ज़ार, इसके नताइज बहुत बुरे होंगे। वो अपने आंसू साफ करने लगी। यही तो मैं चाहता हूँ, इसके बुरे बुरे नताइज सामने आए। वो मुस्कुरा दिया। ऐना हैरान रह गई। क्या हुआ? मोहब्बत भग से उड़ गई? वो तंज करने लगा। मेरी माँ की सज़ा मुझे दे दे, मत दे। वो दूर हुई। तुम्हें किसने कहा तुम्हारी माँ की सज़ा तुम्हें मिल रही है? ये तो मुझे धोखा देने की सज़ा है कि रोज़ तुम्हें तुम्हारा जुर्म छुपाना पड़ता है। वो उसकी गर्दन की जानिब इशारा करता बोला। लहजे में तंज था, तमस्खुर था। कब तक देंगे मुझे ये सज़ा? सब मुझे नोट करते हैं। वो बेबसी से बोली। तुम्हारा मसला है? ज़ार लापरवाही से बोला। ज़ार, वो रो दी। ज़ार ने बिना मज़ीद कोई भी बात सुने उसे बाजुओं में उठा लिया। है ना, उसी की शिकायत उसी के सीने से लगी करने लगी। आप बहुत बुरे हैं ज़ार, बहुत बुरे। आपको मुझ पर यकीन नहीं। वो रो रही थी, जबकि ज़ार बस सुन रहा था। उसने कुछ नहीं कहा। वो उसे अपने रूम में ले आया और उसे उतार कर उसने रूम का दरवाज़ा लॉक कर लिया। ऐना के चेहरे पर खौफ व हरास की लहर उठ रही थी। वहाँ जाकर लेट जाओ, उसने हुक्म दिया। ज़ार प्लीज़ मत करें ऐसा। उसे रोकना चाहती थी। कल फिर उसे सबकी नज़रों से बचना पड़ता। तो तुम चाहती हो कि मैं तुमसे सख्ती से पेश आऊँ? वो गुस्से से चीखा। ऐना का दम निकल गया। वो जल्दी से उसकी बताई हुई जगह पर जाकर बैठ गई। चेहरे पर रंग उड़ रहे थे, परेशानी से हाथ पांव कांप रहे थे। उसके पास कोई चारा नहीं था। ज़ार ने अपनी टी शर्ट उतारी, सोफे पर फेंकी, रूम की लाइट्स ऑफ की। ऐना इधर उधर देखने की कोशिश कर रही थी मगर अंधेरा था। ज़ार ने नाइट बल्ब ऑन कर दिया और उसके बराबर आकर बैठ गया। ऐना घबरा कर बीच में फासला बना गई। ज़ार ने उस फासले की तरफ देखा। 2 थप्पड़ लगाकर तुम्हारा दिमाग सेट कर देना चाहिए मुझे। वो भड़का। ऐना उसके नज़दीक हो गई। ज़ार ने उसकी कमर में बाजू हाल किया और उसे अपने साथ बिठा लिया। ऐना की नज़रें झुकी हुई थी, उठने का नाम नहीं ले रही थी। उसने सख्ती से आंखें भींच ली। आगे क्या होने वाला था, जबकि ज़ार उसके फेस एक्सप्रेशन देख रहा था। उसने बिना कुछ कहे LCD ऑन की और एक हॉरर मूवी लगा ली। वो जानता था ऐना का दम और किस तरह निकालना है। एक ही तरीके से उसकी जान नहीं निकालनी थी। कमरे में मूवी की आवाज़ गूंजी। ऐना ने पट से आंखें खोली। एक नज़र LCD की तरफ देखा, दूसरी ज़ार की तरफ जिसकी तवज्जो बिल्कुल उसकी तरफ नहीं थी। अभी वो सोचती ही कि अचानक उठने वाली चीख से ऐना की भी चीख निकल गई। ज़ार ने अंधेरे में अपनी हंसी का गला घोंटा था। ऐना फटी फटी नज़रों से स्क्रीन की तरफ देख रही थी। खोया देखना भी नहीं चाहती थी और देख भी रही थी। स्क्रीन पर हॉरर सीन था। लड़की का गला एक हाथ ने जकड़ा हुआ था और उस लड़की को अंधेरे में खींच रहा था। ज़ार बंद करें, प्लीज़ बंद करें ज़ार। ऐना चीखने लगी। अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। ज़ार
हैं? ज़ार की सर्द आवाज़ उभरी। ऐना ने हाथ हटाकर उसको बेचारगी से देखा। जब तक मैं देख रहा हूँ तब तक देखो, बिना किसी चीखो पुकार के, वरना तुम्हें इस कमरे से निकलने नहीं दूंगा। फिर सफाइयाँ देती रहना अपनी माँ को कि क्यों थी तुम मेरे कमरे में, उसने धमकाया। तो है ना, उसकी धमकी में कहाँ आती है, ऐसा मुमकिन ही नहीं था। डरते डरते उसने मूवी देखी थी। कभी वो आंखें मीच लेती तो ज़ार उसे ज़ोर से चुटकी काट देता तो उसे आंखें खोलनी पड़ती। कभी वो ज़ार को ही पकड़ लेती, कभी शर्माकर चेहरा झुका देती, तो कभी किसी सीन पर हंस पड़ती। फिर ज़ार के घूरने पर एकदम दम अपनी हंसी रोक लेती। उसे ज़ार दुनिया का जालिम इंसान लग रहा था। मूवी ठीक से देखी भी नहीं थी कि उसका सर ज़ार के शाने पर लड़क गया। वो सो गई थी। ज़ार का मीटर घूमा। वो कहाँ की मलका थी, ये उसकी सज़ा थी, कोई लुत्फ़अंदोज़ पार्टी नहीं। उसने ऐना को झंझोड़ दिया। ऐना नींदों में सुर्ख नज़रों से उसका चेहरा देखने लगी। ज़ार बेसाख्ता ज़ब्त होता उसके चेहरे पर झुका था। ऐना की नींद भग से उड़ी। वो कुछ देर में उसको तारे दिखाता दूर हुआ। जागती रहो, अब तुम अगर सोई तो याद रखना, थप्पड़ों से मुंह सुर्ख कर दूंगा। ज़ार ने आंखें बंद कर ली। ज़ार, मुझे डर लगेगा। ऐना ने उसका शाना हिलाया। ज़ार ने आंखें खोलकर उसे बुरी तरह घूरा। सॉरी। वो चुप हो गई। अब बोलना मत और ना सॉरी कहना, वो तंग आता बोला। ऐना ने उसकी तरफ देखा। जी सॉरी, अब नहीं बोलूँगी। ज़ार ने आंखें खोल ली। सॉरी। ऐना डर गई। ज़ार ने दांत पीसे। सॉरी। उसने मुंह पर हाथ रख लिया। ज़ार ने जबकि एक लंबा सांस खींचा और उसकी गर्दन में हाथ डालकर उसे खींच लिया और सर तक कंबल ओढ़ लिया। यू मेड मी क्रेजी, आवाज़ उभरी थी। और ये थी इसकी सेकंड एपिसोड। और मैं इतनी ही एपिसोड्स आप लोगों को डेली बेसिस पर दिया करूँगी, चाहे इस नावल की हो चाहे कोई भी नावल हो। आइंदा आप लोगों को नावल मिला करेगा और इतनी ही एपिसोड्स आप लोगों को मिलेंगे। इसके अलावा मैं दूसरे चैनल पर मुझे एक रिक्वेस्ट नावल था पड़ोसन, जो कि मुझे रिक्वेस्ट आई थी, काफ़ी दफ़ा आई थी, जो कि मैंने डाउनलोड कर लिया था और मुझे डाउट था कि वो हैप्पी एंडिंग नहीं है तो मैं उसको रिकॉर्ड नहीं करूँगी। देन उन्होंने मुझे बताया कि ये हैप्पी एंडिंग नावल है, सो आई थॉट कि मैं उसको रिकॉर्ड करती हूँ। ज़्यादा लेंथी भी नहीं है तो उसको मैं दूसरे चैनल पर रिकॉर्ड करूँगी, क्योंकि इस चैनल पर ये वाला नावल चल रहा है तो उसको मैं दूसरे चैनल पर रिकॉर्ड करूँगी और उधर एपिसोड्स प्रोवाइड करूँगी। और ये वाला नावल भी चल रहा है, साथ साथ नवल भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ। और बस ठीक है, फिर अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह इसकी थर्ड एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।